को हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर हो गया था। 4 जगहों में एप्लीकेबल होगा। एल्कीन, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, नालायकों, कार्बन आयन नहीं, कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल। पटेल को डिस्टर्ब न करो ना। दिख रहा है पूरा, लिख लिया। अब आंसर बताओ। आत्मिक पहले में बताओ भाई। अल्फा हाइड्रोजन, और कुछ करने नहीं। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, इधर देखो सब लोग, ये अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होंगे, इसको बच्चों रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। यही एक एग्जाम्पल है। तो विड्राइंग हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 हाइड्रोजन, भाई सिग्मा बॉन्ड है लेकिन ये विड्राइंग है। जब हाइड्रोजन लिखा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे थे, अब यहाँ उल्टा होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। 3 अगर हाइड्रोजन हो गए, लिख लेना, कहीं यूज होगा इसका। अगर अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन हैं तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताओ पहले में फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2 ही तो हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ एक ही एक हाइड्रोजन है, तो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक। और यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके अल्फा पोजीशन ये है, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 है ना। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकंड और फर्स्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो लिख दीजिए। गुफरान यही चेक करना है। तुम व्याकुल हो गए बिल्कुल, हैं? एको सवाल तो इसमें अभी कठिन तो हम बोले नहीं हैं, हर बात को 10-10 बार रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? पहले क्वेश्चन में 2 एल्कीन है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। लिख दीजिए, सेकंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू मोर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ हाँ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। हाँ 6 में बताओ। 6 वेरी इंपॉर्टेंट। तो अरे
ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। तुम सोचो, हमसे इससे नहीं मतलब, हमसे इससे नहीं मतलब, हर्षवर्धन हमसे इससे नहीं मतलब। एम्स जाना है तो आंसर देना है, ठीक? बताओ सारे। ये ड्राइंग कर रहे हो कि आंसर भी बताओगे? हाँ, फोर्थ में बताओ। ये भरतनाट्यम जो हुआ है इसलिए दोनों सेम हैं। अगर भरतनाट्यम ना होता तो सेम, तुमको हम कई बार बता चुके हैं, ये समझ लीजिए। हम तो चेक कर रहे हैं ना क्लास में, जो हम कई बार ओरल बोला करते हो, लिखवाया भी है तुम्हारे यहाँ, तो लिखवा दिया था। गुफरान चौथे में बताओ। हाँ, अब तुम इन्हें कह देना कि पढ़ाया नहीं सर। बताओ। अच्छा, दूसरे में बताओ पहले। पहला क्यों भैया? हाँ, सेकंड। भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में फिगर जो है जनरेट कर लिए। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर होंगे तो फिर दूसरे पॉइंट में जाएंगे हम। इसमें कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं? 2, 3, 5, 3, 8। इनको ना गिन लेना, खाल खींचेंगे हम। 2, 3, 5, 3, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन सब लोग चेक कर लोगे। डबल बॉन्ड से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े होंगे उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन तो गलती नहीं होना चाहिए। नीट में तो इतने लेवल तक ही पूछा जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और फर्स्ट ईयर की बुक में है हाइपर कॉन्जुगेशन। पढ़ा था उसको? नहीं पढ़ा था, झूठ बोल रहे हो। किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़िए भाई, उसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्वेश्चन तो करो। उस क्लास में एक लड़की है, उसने अमीन के सारे IUPAC बताए कहाँ कहाँ गलत हैं, और सुनील तुम आज तक नहीं बताए कि गलत कहाँ हैं, देखे नहीं होगा। और हम तो तुमको बुक ठीक करवा दिए थे। ये है भाई। अब देखो, अब आप डेडिकेशन दिखाओ भाई। अब हमने तुमको पहले बताया था कि अमीन चैप्टर में कई IUPAC नेम गलत लिखे हुए हैं, तो अब तुम उसको पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कहाँ पे रूल तुम्हारे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तीसरा बताओ। ये कार्बन है, यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 2, और इधर भी कितने हैं? तो इसमें टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन? और यहाँ पर 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 3 इधर हैं अल्फ़ा। तो इस स्ट्रक्चर में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं? 7। अरे भाई, ये इसको निकालने में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। निकाल लोगे? ये समझ पाए? दोबारा बताएंगे तो, लेकिन हम खाल खींचेंगे, नालायक। इसलिए कभी कभी मन होता है कि नीट में बिल्कुल ना पढ़ाओ, ठीक है ना। नीट में जो लोग पढ़ा रहे हैं वही ठीक हैं। वो 6-7 साल पढ़ाते हैं, फिर अपना एजेंट बना लेते हैं। जब एक बार तुमको कहा गया कि डबल बॉन्ड देखो पहले, अब डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन लिख डालो पहले। तो ये देखो 3 अल्फ़ा कार्बन है, अब इन पे हाइड्रोजन गिन लो। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ, अब तुम नाराज़ होगा कि नहीं यहाँ तो दिख ही नहीं रहे, चश्मा लगा के देख लो भाई। तो 3, 2, 5, 2, 7 कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है बताइए? तो ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक।
अब चौथा, पांचवा, छठवां ये इम्पोर्टेंट है भाई। अब इनको बताओ। कई बार बताया गुफरान चौथे में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, पटेल चौथे में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अब नहीं बता पा रहे हो। देखिए अब कितनी बार, फर्स्ट या सेकंड, मूर्खों, नालायकों, बदमाशों, ये साइक्लोएल्कीन है। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, बराबर है या नहीं? तो अब बेटा सिस ट्रांस की स्टेबिलिटी देखेंगे हम। साइक्लोएल्कीन में 7 मेंबर तक नो सिस ट्रांस, ओनली सिस। 7 मेंबर तक कार्बन, अगर कार्बन की संख्या 7 है तो एल्कीन हमने लिखवाया भी था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करता है, केवल सिस फॉर्म होता है। 8 से 11 तक दोनों फार्म होते हैं, लेकिन सिस ज़्यादा स्टेबल होता है। 12 से आगे दोनों फार्म होते हैं, लेकिन ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है। नालायकों, मूर्खों, एक बार और लिख लो नोट करके। इन साइक्लोएल्कीन ये क्या नगर पालिका का दफ्तर बना लिया है कि बस खाली लिखते रहो सचिवालय के बाबू की तरह, ठीक है ना? नगर निगम के बाबू की तरह बस कोचिंग आओ, लिखो, घर चले जाओ। अब देखिए दोनों में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो अब आप ज्योमेट्री देखोगे फिर भाई सिस ट्रांस की। आप बताओ, ये कार्बन है, पहले तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांस। और ये क्या कह, ये तो पहचान लोगे ना, ये क्या कहलाएगा? सिस। इस तरह का ऑप्शन कई बार नीट में पूछा गया है, व्हिच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। अब इसमें मेंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कार्बन है बताइए? 10 कार्बन है, 10 मेंबर्ड। तो जब एल्कीन 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन के रिंग में होगी तो बेटा वो ज्योमेट्रिकल तो शो करेगी, नो डाउट, पर 11 मेंबर तक, 8 से 11 ट्रांसफॉर्म लेस स्टेबल होता है। इनका फ्यूजन आगे कन्फर्मेशन में थोड़ा बहुत बता देंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पर थोड़ा बहुत बताएंगे। सिस फ्यूजन स्टेबल होता है, ट्रांस नहीं, समझे? तो इसलिए बच्चों 7 तक तो साइक्लोएल्कीन शो ही नहीं करता है, केवल उसका सिस फॉर्म ही होता है, ट्रांस बन नहीं पाता है, क्योंकि रिंग तो क्लोज होती ना। तो इनका ये तो खैर 10 मेंबर्ड है, 10 मेंबर्ड में रिंग दोनों तरीके से फ्यूज होती है, सिस ट्रांस दोनों से, पर ट्रांस लेस स्टेबल होता है स्ट्रेन के कारण। अब देखो ये वाला सवाल, यहाँ ये सिस है, डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? आईयूपीएसी नेम तो सेम ही है, पर यहाँ देखो ये हाइड्रोजन ऊपर है और ये नीचे है, तो ये बेटा ट्रांस है। पर आप देखो एक, अब यहाँ पे कार्बन जरा गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 मेंबर्ड है। तो 12 या 12 से ज़्यादा मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड ट्रांसफॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, वो 6 मेंबर्ड रिंग की तरह बन जाते हैं, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें सिस कम स्टेबल होता है। ये हमने आपको पहले बताया नहीं था, ठीक? अभी लिखवा देंगे बच्चों। अगर आप इसको देखो,
3 मेंबर्ड रिंग कन्फर्मेशन में लिखवा भी देंगे, उतना ज़्यादा नहीं है तुम्हारे कोर्स में। एल्केन के कन्फर्मेशन मेन है, पर आप ध्यान दीजिए 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड में सबसे लीस्ट स्टेबल 3 मेंबर्ड होती। और अगर रिंग में डबल बॉन्ड लगा दोगे तो और स्ट्रेन आ जाएगी। तो 3 मेंबर्ड रिंग के भीतर अगर डबल बॉन्ड है तो हाईली अनस्टेबल, समझे, ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेन। अगर बाहर डबल बॉन्ड है तो वो स्ट्रेन पे फ़र्क नहीं डालेगा, डबल बॉन्ड बाहर है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, और इन दोनों में आपको मैं बता चुका हूँ कि साइक्लोएल्कीन अप टू 7 मेंबर डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओनली सिस फॉर्म इज प्रेजेंट। फ्रॉम 8 to 11 membered cycloalkene will show cis and trans, but cis form is more stable. From 12 to higher membered cycloalkane double bond is more stable in trans form. तो इसमें बेटा ट्रांस फॉर्म ये है, ये 12 मेंबर्ड है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये 10 मेंबर्ड है तो इसमें सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, अगेन सेकंड इज मोर स्टेबल। पर जो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये तो खैर पूछा जा सकता है तुम्हारे। 3 मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल एंड इफ दिस रिंग कंटेन्स डबल बॉन्ड देन बिकम मोर अनस्टेबल। और ये रिंग के बाहर है डबल बॉन्ड, डज नॉट कंट्रीब्यूट फॉर स्ट्रेन, स्टेबिलिटी इज हायर। तो ये ज़रा नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिए। लिखो, एक बार हम लिखवा चुके हैं, फिर लिखवा देते हैं। लिखो, अप टू 7 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, अप टू 7 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग there is no geometrical isomerism along double bond. Up to 7 membered cyclic ring there is no geometrical isomerism along double bond. क्लियर हुआ? चाहे तो एक लाइन और लिख देना, वन अप टू 7 membered double bond is only present in cis form. Up to 7 membered डबल बॉन्ड इज ओनली प्रेजेंट इन सिस फॉर्म। ट्रांस होते नहीं है बेटा, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सिस फॉर्म। हो गया, हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम साइक्लोएल्केन की बात नहीं कर रहे हैं। साइक्लोएल्केन में तो सिस ट्रांस होगा ही। अब अगली लाइन से लिखे, more than 7 membered ring, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम 8 membered to 11 membered, फ्रॉम 8 membered to 11 membered double bond is present in both cis and trans form. But still cis is more stable than trans. But still cis form is more stable. Cis form is more stable, but still cis form is मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। याद रहेगा? एक लाइन और लिख लीजिए, फ्रॉम 12 मेंबर टू हायर मेंबर रिंग, फ्रॉम 12 मेंबर टू हायर मेंबर रिंग ट्रांसफॉर्म इज
मोर स्टेबल नहीं, फ्रॉम लिखो तो, फ्रॉम 12 मेंबर टू हायर मेंबर रिंग, ट्रांसफार्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। समझे? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का आंसर दीजिए। बताओ चौथा कितने मेंबर रिंग है? अच्छा सिस ट्रांस लिख लोगे? एक बार और बता दें। अब बताओ ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में है? ये किस फॉर्म में है? इसको लिख दीजिए, याद रहेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन बच्चों से 7 मेंबर तक हो तो विल नॉट शो। अगर 7 मेंबर तक है जल्दी लिख बच्चा। ये कैसे लिख रही हो? ये कैसे लिख रही हो? दस कार्बन है इसमें, सिस्टांस लिख लोगे ना तुम लोग? अब इसी में जैसे तुमको बताना होता तो कौन कौन फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है बताओ? सिस ज़्यादा स्टेबल होगा ट्रांस की तुलना में, लेकिन शो करेंगे दोनों। ठीक, तो इसमें बच्चों कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? हाँ, और सिस कौन सा फॉर्म है? सेकंड है या फर्स्ट है? तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। यहाँ बेटा हाइड्रोजन बराबर है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन बराबर होंगे तो फिर आप ज्योमेट्री देखोगे। ठीक, और छठवें क्वेश्चन में बताओ, ये 12 मेंबर्ड है, 12 मेंबर्ड है ना, तो 12 मेंबर्ड में डबल बॉन्ड कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस वाला डबल बॉन्ड या सिस? ट्रांस। तो यहाँ लिख देना कि इट इज़ 12 मेंबर्ड, देयरफॉर ट्रांस इज मोर स्टेबल। याद रखिएगा भाई, जहाँ तुम इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ाए हो। तो एक बात सुनील तुम ध्यान दो, पटेल तुम भी, और बाकी लोग हमसे दोबारा ना पूछ लेना। देखो ज़रा, IIT एडवांस में पूछा गया था कि इसमें कितने कायरल सेंटर कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। ठीक, तो दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं इसमें, है या नहीं? बताओ, इधर का और इधर का और इस तरफ अलग अलग है या नहीं? तो 2 कायरल सेंटर हैं, तो बच्चों 2 की पावर 4 होना चाहिए, 4। लेकिन आप बताओ इसमें सिस ट्रांस भी तो होगा। आप बताइए क्या ये दोनों बॉन्ड सेम साइड में है, क्या इनका ट्रांस फ्यूज़न हो सकता है? अब बताइए, अगर ये दोनों बॉन्ड क्या सिस फॉर्म में है या नहीं? बताइए, क्या ये ट्रांस बन पाएंगे? एक बॉन्ड ऊपर हो एक बॉन्ड नीचे हो तो कैसे ज्वाइंट होंगे? उनके ऑर्बिटल बॉन्ड कैसे बनाएंगे ओवरलैप करके? तो ये IIT 2020 में पूछा गया था सिंगल इंटीजर में, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो 2 ज्योमेट्रिक सेंटर हैं और इंक्लूडेड 2 कायरल सेंटर हैं इंक्लूडेड ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसमें 4 स्टीरियो आइसोमर बनने चाहिए, लेकिन ट्रांस वाले बनेंगे ही नहीं, तो इसमें खाली 2 स्टीरियो आइसोमर होंगे। भाई 4 में 2 सिस हो जाएंगे, 2 ट्रांस हो जाएंगे, सिस डेक्स्ट्रो सिस लियो, ट्रांस डेक्स्ट्रो ट्रांस लियो। तो इस केस में आधे, अब लड़कों को रटाने के लिए ऐसे ही हम लोग बताते हैं कि बाई साइक्लिक हो, अगर कायरल सेंटर हो तो ट्रांस वाले फॉर्म पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये बताओ आप ये रिंग का फ्यूज़न
ये कैसे पॉसिबल है बताइए? ये तो नीचे गया होगा ना, ये कैसे पॉसिबल है? ये ट्रांस इसमें बन ही नहीं पाएगा। ये दोनों बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे तभी तो ओवरलैप कर पाएंगे, तभी तो यहाँ कार्बन ओवरलैप हो पाएगा। इसलिए बाईसाइक्लिक कंपाउंड में अगर ब्रिज हेड पे कायरल सेंटर हैं तो ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये IIT 2020 में सिंगल इंटीजर में पूछा गया था, तो तुमको हम पढ़ाना नहीं चाह रहे थे लेकिन बता दिया। आधे फॉर्म काट दिए जाते हैं इसमें, ट्रांसफॉर्म हटा दिया जाता है क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, समझे? तो इसको आप लिख लेना कि इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड ट्रांसफॉर्म इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड इफ chiral center is present at bridge head carbon, यही लिख लो ये नोट करके। इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड इफ chiral center is present at bridge head carbon, then theoretically for 2 की पावर 2, then theoretically टू की पावर 2 की पावर n ही तो लगाओगे ना भाई, नॉट डिवाइडेड है ये, तो 2 की पावर 2, देन theoretically 2 की पावर 2, बात ना करो, theoretically 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 स्टीरियो आइसोमर should be possible, 4 stereo isomer should be possible। फोर stereo isomer should be possible, but transform is not possible at bicyclic center, transform is not possible at bicyclic center, therefore only 2 stereoisomer, therefore only 2 stereoisomer, लिखो लिखो बेटा, पीछे नहीं, एक गार्ड की तरह पीछे लिखो, अभी पूरी कॉपी चेक करेंगे हम, हाँ पूरी कॉपी। देयरफॉर ओनली, माइक फेंक देंगे हम, देयरफॉर ओनली सिस आइसोमर विल एग्जिस्ट, सिस आइसोमर विल एग्जिस्ट। तो सुनील ध्यान रखना इसमें बेटा जो है, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है, इसमें ये दोनों बॉन्ड सिस हैं, ट्रांस पॉसिबल ही नहीं। एक ऑर्बिटल नीचे हो एक ऊपर हो तो जॉइंट कैसे होंगे? ये IIT में पूछा गया था सिंगल इंटीजर में, तो ज़्यादातर बच्चे 4 लिख दिए भाई, फार्मूला 2 की पावर 2, लेकिन 2 की पावर 2 4 तो होंगे, 4 तो थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड ट्रांस नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दीज 2 बॉन्ड नेवर बी ट्रांस, समझे? तो बेटा ट्रांस वाले फॉर्म ही नहीं बनेंगे। 4 में क्या क्या होना चाहिए? सिस डेक्स्ट्रो, सिस लीवो, ट्रांस डेक्स्ट्रो, ट्रांस लीवो, पर ट्रांस वाले बनेंगे ही नहीं। इसलिए बेटा ब्रिज हेड कायरल सेंटर पे चाहे बाईसाइक्लिक हो चाहे ट्राईसाइक्लिक हो, आधे ऑप्टिकल आइसोमर माने जाते हैं, समझे? एक बात और लिख लेना, ये वाला पॉइंट, ये बच्चों खैर कंफर्मेशन इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। 3 मेंबर्ड रिंग, हाईली अनस्टेबल रिंग, जितनी भी रिंग हैं उनमें सबसे लीस्ट स्टेबल 3 मेंबर्ड होगी। अब इसका रीज़न क्या है वो सब आगे बताएंगे, और तुमको बताना वैसे ही हैरत अंगेज होगा, लेकिन फिर भी बताएंगे। ये रिस्क, भारी रिस्क हम लेंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क हम लेने वाले हैं, ठीक?
तो वैसे तुम्हारे यहाँ बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन हम जोखिम उठाएंगे, ठीक। तो 3 मेंबर रिंग, क्योंकि आप देखो वैसे ही जो ओपन चेन कार्बन होते हैं ये बच्चों 109 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, ये एक लाइन में नहीं होते हैं, ये एंगल 109 होते हैं, ये और ये भी 109, तो सारे 109 होते हैं। रिलैक्स, ओपन चेन एल्केन इज रिलैक्स्ड। और जब नालायकों इनको साइक्लिक में बदल दोगे तो क्या 109 यहाँ पॉसिबल है, और क्या 60 यहाँ पॉसिबल है? यह ना समझ जाइए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ 60 होगा, 60 पे ये बॉन्ड विदा हो जाएंगे, समझे? तुम लोग अभी टेबल पे बैठे हो मोर रिलैक्स्ड, ठीक है ना, लेकिन तुमसे कहा जाए नहीं 6 घंटे खड़े खड़े पढ़ो, तुम्हें चक्कर आने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेन आ जाएगी बॉडी में। या तुमसे कहा नहीं सब लोग अपने अपने पैर पकड़िए, भाई हमारे पैर नहीं छूते हो, अपने छूइए, तो भी स्ट्रेन आ जाएगी बॉडी में। जहाँ साइक्लाइजेशन होगा स्ट्रेन इज़ डेवलप्ड, समझे? तो स्ट्रेन सबसे ज़्यादा बच्चों, भाई मान लिया 100, ये होना चाहिए 109, थ्योरेटिकली यहाँ 60, हालांकि 60 होता नहीं, 87 तक आ पाता है। तो आप बताइए, जितना भी, इसी को बायर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं, ये भी नर्सरी में पढ़ा होता है, बायर स्ट्रेन थ्योरी 9th क्लास में, कि जितना भी डिपार्चर 109 से ज़्यादा होगा उतने वो अनस्टेबल होता जाएगा। 60 तो खैर पॉसिबल ही नहीं, समझे? और इसीलिए सबसे रिलैक्स 6 मेंबर्ड होता है। यहाँ बच्चों ये नहीं होता 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड ऐसे चेयर फॉर्म में होता है ये। तो इसमें जो एंगल होता है वो 111 करीब, मतलब पास में होता है 109 के। मोस्ट स्टेबल रिंग इज 6 मेंबर्ड, समझे? और बेंजीन सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्लेनर हो जाती, तो ये जिसको चेयर फॉर्म कहते हो, 6 मेंबर रिंग इज़ द मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ रिंग ये होती है बच्चों। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड हाईली अनस्टेबल। तो ये कन्फर्मेशन इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, उसमें बताएंगे। तो बताओ 3 मेंबर तो वैसे ही अनस्टेबल है, सिंगल बॉन्ड होते हुए भी अनस्टेबल है, तो आप बताओ बच्चों इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दोगे तो क्या होगा, और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो साइक्लोप्रोपीन इज़ हाईली अनस्टेबल। तो जो अगला स्ट्रक्चर था इसमें, ये वाला, इसमें डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, ठीक। इट कैन नॉट सर्व स्ट्रेन, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर इन दोनों में तुलना करोगे तो दिस इज़ मोर स्टेबल, बिकॉज डबल बॉन्ड इज एक्सटीरियर नॉट इंटीरियर, ठीक। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर था, उसमें देख लेना जो भी लिखा हो, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। एक लाइन लिख लेना कि 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज हाईली अनस्टेबल, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इज हाईली अनस्टेबल, ठीक। फिर इसको कन्फर्मेशन में पढ़ाएंगे, और इसीलिए हाईली अनस्टेबल। और पटेल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे कंबस्टन है, दोनों का मोलर मास सेम है, तो बेटा ये अनस्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ कंबस्टन पर CH2 ज़्यादा होगा, क्योंकि आसानी से कंबस्ट हो जाएगी। कभी कभार नीट में ये भी डेटा सिंपल पूछे गए, जैसे साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये बात प्रैक्टिकली कहाँ से प्रूव की गई थी बच्चों? साइक्लोहेक्सेन का जो हीट ऑफ कंबस्टन होता है पर CH2 सबसे कम होता है। हम तुमको डेटा लिख के लाएंगे, नोट करवाएंगे। और वैसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, तो देखो मोलर मास बढ़ने से तो कंबस्टन एनर्जी बढ़ेगी, वो भाई अब 6 कार्बन का मोलर मास सबसे ज़्यादा है, लेकिन तुम पर CH2 अगर चेक करोगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन,
तुमसे पूछा जाए पर CH2 किसका हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा होगा, समझे? तो जो अनस्टेबल होगा वही आसानी से कंबस्ट होगी, जो स्टेबल होगा उसका कंबस्टन आसानी से नहीं होगा कंपैरेटिवली, तो उसमें कम हीट निकलेगी। कंबस्टन एनर्जी एक्सोथर्मिक होती, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे। ये सब रीजन स्ट्रेन के कारण है, रिंग के स्ट्रेन के कारण। तो विधिवत उतना खैर तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जेई में ज़्यादा पूछा जाता है, तो लेकिन फिर भी हम जब कन्फर्मेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल डेटा देंगे, फिर उसके बाद उसी की बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक? तो इट इज़ ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जानते हो नहीं? कैटायन, कैटायन, कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बोकैटायन इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो मूर्खों अब समझ लो, कार्बोकैटायन, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कई कलाकार रंगकर्मी होंगे जिनको कार्बोकैटायन ही नहीं पता होगा। तो कैटायन माने पॉजिटिव चार्ज, नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हो। और कार्बो माने कार्बन, और कार्बन आयन का क्या मतलब हुआ? निगेटिव चार्ज। तो ठीक है, अच्छी बात है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जब कभी आयुयम लगाया जाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव के लिए है, ठीक? हाइलोनियम आयन, हाइलोजन पे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब टर्म अभी आगे आएंगे, इंटरमीडिएट जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आएंगे। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा समझाते हैं पहले। इंडक्टिव, ये लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, ये लिख लो। ये लिखा नहीं तुमने? कहाँ लिखे हो? नहीं, ये कहाँ लिखे हो? 20 कोड़े लगावेंगे हम, हाँ, और यहाँ नहीं मारेंगे। ऐतिहासिक मैदान पे ले जाके, ठीक है ना, ऊंचाई पे, जहाँ देखे पूरी जनता देखे। काशीराम पार्क ले जाएंगे, जो ऐतिहासिक जो मैदान बने, इसको लिखो। अरे छोटे सवाल कभी पूछ लिए गए, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो सब्जेक्ट में, टॉपिक में नहीं मिलेंगे तुमको। अब देखो, इस बार ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर पूछा गया मैक्सिमम, ठीक? तो ये कहीं तुमको लिखवाएंगे थोड़ा हम, अब तो ब्लास्ट फर्नेस बताएंगे। और एनसीईआरटी किताब अभी कितने लोगों के पास नहीं है? हाथ उठाइए। किसी के पास नहीं है सबके पास? कल ले आओ, जहाँ हम देखेंगे, हम नाम लिखेंगे कि इनके पास दोनों किताबें हैं, ठीक है ना? हाँ, कल दोनों किताब ऑर्गेनिक की लाना है, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की दोनों किताबें हैं। हाँ, अभी देखो रिपीटर बैच में एक बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, वो एक एक डेटा लिखते हैं। बच्चों, इंडक्टिव, इसकी पहले हिंदी बता देने, तुम लोग इसमें भी नाराज हो। इंडक्टिव, इंडक्शन, जैसे इसमें 2 नालायक आ गए, पूरा इंडक्शन फैला दिए हैं क्लास में, और 2 अच्छे बच्चे आ जाए तो उनका इंडक्शन अलग है। इसीलिए क्लास का इन्वायरमेंट सबसे बेहतर होना चाहिए। तो जब 2-3 अच्छे बच्चे आ जाते हैं तो उनका इंडक्टिव इफेक्ट पूरे क्लास में आता है, और जहाँ 2-3 नालायक आ गए तो क्लास वो पूरी ओवरऑल नालायकों से भरी हो जाती, भर जाती है बिल्कुल, क्योंकि उनका इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, समझे? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। और बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट ओनली
बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लिया एल्केन है, देखो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। वैल्यू तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंप्रेरी नहीं, वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं भाई, वैल्यू हमको आती नहीं है। तो देखो जिसकी ज़रूरत नहीं वो तुमको याद है, जिसकी ज़रूरत है वो याद नहीं। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, ठीक। अब अगर वैल्यू देखोगे तो कार्बन की थोड़ी ज़्यादा होती, पर लगभग बराबर होती। बराबर होने के कारण ये कार्बन बाई कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाई इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। चूँकि ये बॉन्ड ही इक्वल शेयरिंग से बनता है, तो ये जो शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर है, दिस शुड बी लाई बिटवीन द एटम, मिडवे ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि बराबर शेयरिंग से बनते हैं। और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर पे, शेयर्ड पेयर पे बराबर होता है। एंड देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन नॉट बी डाइवर्टेड या ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स एनी साइड। किसी भी तरफ ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों का होल्ड बराबर है। अब ट्रांसमिट न होने के कारण इन पे कोई चार्ज नहीं आ पाता। चार्ज इमेजिनरी ही आएगा, या फ्रैक्शनल या पार्शियल। तो कोई चार्ज ना आने के कारण ये बॉन्ड बच्चों नॉन पोलर हो जाता है। देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड में केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, और यहाँ पे दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड or shifted, more better transmitted towards any side, can not be transmitted। और इसीलिए पटेल एल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब जैसे तुम लोग पैराफिन्स हो, जीरो अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्टडी, पैराफिन्स। तो एल्केन्स आर पैराफिन्स, दूसरे रिएजेंट के प्रति जीरो एफिनिटी, जीरो अट्रैक्शन, नो रिएक्टिविटी। इसीलिए एल्केन्स में कोई सिस्टमेटिक रिएक्शन नहीं होती, दे आर पैराफिन्स, ठीक। नो इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को भाई कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी तरफ ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है, नो इंडक्टिव इफेक्ट। नॉन पोलर या लेस पोलर, क्योंकि और भी बॉन्ड हैं। लेकिन आप देखो इतने सारे बॉन्ड हैं, 3 2 5 1 6 7 बॉन्ड हैं। इन 7 बॉन्ड में खाली आप एक बॉन्ड चेंज कर दीजिए, समझे। तो वही जो मैं कह रहा था कि हमारा काम ही है पोलरिटी इंक्रीज करना, पोलर ग्रुप्स लाना। तो अगर हर रो में 2-3 अच्छे बच्चे आ जाएं तो पोलरिटी बढ़ती है, समझे। क्लास का इन्वायरमेंट बढ़ेगा, इंडक्शन बढ़ेगा, तो रिजल्ट बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के जो सिंगल बॉन्ड हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वल शेयरिंग, बराबर साझेदारी से बॉन्ड बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद बच्चों क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल बीच में या मिडवे ना होके स्लाइटली शिफ्टेड या ट्रांसमिटेड, शिफ्ट तो नहीं होते, खींचते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स क्लोरीन। एंड देयरफॉर अब एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है, एक कार्बन का है, वो भी क्लोरीन की तरफ जा रहा है। देयरफॉर वी कैन से क्लोरीन बियर्स ए फ्रैक्शनल पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब बार बार हम ये डेल्टा नहीं लिखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए 7 बॉन्ड में एक बॉन्ड आपने कार्बन हाइड्रोजन लगाया है,
10⁵ times become more reactive because due to this bond, highly polar। तो आप ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होंगे अगर वो पोलर हैं, रिएक्टिव हैं, तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, या नहीं है ड्यू टू नो इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे एल्केन, ऑलमोस्ट ईथर, समझे, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो जाती। अब देखो ना ईथर, अब ये कुछ एंगल पे होता है इसलिए थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होती है, अदरवाइज केमिकली दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि इनके इंडक्शन अपोजिट हो जाते हैं, समझे। हालांकि ये कुछ एंगल पे है तो पूरा कैंसिल नहीं होते, पर वेरी वेरी लेस रिएक्टिविटी। तो आप देखिए, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इट इज़, अब देखिए ये अपने आप हो रहा है, इट इज़ ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ड्यू टू दिस इफेक्ट partial opposite charges are created. As a result, due to generation of opposite charges, bond become polar. More polar the bond, more reactive the bond. And this is the reason that alkyl halide are 10⁵ times more reactive than alkane, केवल एक ग्रुप के कारण। और आप ध्यान दीजिए, तो ये इंडक्शन का मेन रीजन क्लोरीन है, क्लोरीन से शुरू हुआ इंडक्शन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी आ गई तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखिए डबल का मतलब दुगना नहीं, डबल का मतलब सेकंड बॉन्ड पे, तो यहाँ भी इंडक्शन का आ जाएगा असर। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटेड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। फिर धीरे धीरे ये मिनिमाइज होता जाएगा और 2 या 3 बॉन्ड के बाद कंपैरिजन में तो हम लेंगे, लेकिन वैसे इट वुड बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 2 और 3 बॉन्ड। ठीक, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटेड इन सिग्मा बॉन्ड। इट इज़ ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, नॉट डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं जाते हैं, डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मूव करते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में बता रहे थे। तो इट इज़ ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझे। अब आप देखिए, और अब यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए तो ये और ज़्यादा हो जाएगा भाई, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रिलेटिव है। अब ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो गया इसकी तुलना में, तो रिलेटिव है। फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल चार्जेस, फिर और आगे इस तरह पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप 2 तरह के होते हैं और ये रिलेटिव है। अब देखिए वही इथाइल यहाँ है, कुछ नहीं है इसका इफेक्ट, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, लेकिन क्लोरीन के साथ लगा है तो ज़्यादा इफेक्ट है। तो ऐसे ग्रुप्स या आइटम जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको हम -I इफेक्ट ग्रुप कहेंगे, समझे। और या इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कहेंगे, या -I इफेक्ट। और बेटा ध्यान दीजिएगा, प्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे है, ये समझ लीजिए।
चाहे ग्रुप हो चाहे एटम हो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट विल कॉजेज मोर इंडक्शन। ओवरऑल इथाइल ग्रुप, आप बताइए, ओवरऑल इथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ऐसे ग्रुप को प्लस आई इफेक्ट ग्रुप कहेंगे, प्लस आई इफेक्ट, समझे? तो अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, अनदर टाइप ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल बॉन्ड में रिएक्टिविटी केवल इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड होती है, ठीक है ना? तो ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप, पर ये रिलेटिव है, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ फ्लोरीन लगा दीजिए इधर, तो भाई जब अब ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो गया तो ओवरऑल डायरेक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लिख लीजिए। अब देखो, आप मान लिया CH3 CH2 Br है, तो ये भी बॉन्ड खींचे, ये भी विड्रॉइंग है, ये भी माइनस आई इफेक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि Cl भी माइनस आई इफेक्ट, तो अब क्यों कम है ना? Br का इफेक्ट क्लोरीन जैसा नहीं है, तो अब क्यों कम है, कैसे मेजर करेंगे? तो इसमें बेटा हाइड्रोजन को 0 माना गया है, देखो ठीक, हाइड्रोजन में माना गया कि अब रिलेटिव है, हाइड्रोजन में माना गया कि ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी है ना ही विड्रॉइंग, तो इसको रेफरेंस लिया है। अब हाइड्रोजन की तुलना में जो ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को, दे आर कॉल्ड एज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक? नोट कर लीजिए। ये 2 एग्जाम्पल लिखो। गुफरान बताओ भाई कहाँ, और भाई तुम लोग बताओ, कल को चौराहे पे ना चिल्लाने लगे कि नहीं हमको तो समझ में नहीं आया। बुक्स एंड बुक्स के आगे मत चिल्लाइएगा, नहीं लोग भरोसा नहीं करेंगे। हमको इस हजरतगंज के मानो तो पहचानते ही है, चिड़िया उड़िया भी पहचानने लगी हैं, नहीं तो केमिस्ट्री के टीचर आ रहे हैं। हम यहाँ के पुराने स्टेशन मास्टर हैं, 23 साल से मेडिकल ट्रेन को हम ले जाते हैं। कुछ लोग KGMC में उतर लेते हैं, कुछ लोग AIMS में उतर लेते हैं, कुछ लोग फिर लौट आते हैं। कुछ लोग बिना टिकट बैठ लेते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? 11th की बुक है कि नहीं? आज पढ़िएगा। NCERT में ये चैप्टर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन जितना दिया गया उतना तो पढ़ो, हम तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेन में छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। तो ये बेटा एक तरीके से पोलराइजेशन है सिग्मा बॉन्ड में, और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड होते हैं, उसमें पोलराइजेशन। तुमसे कोई पूछे कि एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, अमीन क्यों रिएक्टिव हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। रिएक्टिविटी का सोल रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रीजन, तो इंडक्टिव इफेक्ट। लिख डालो भाई, तुम्हारा पेन चलते नहीं, तुम पता नहीं क्या देखा करते हो इसमें। तुम अरे एक एग्जाम्पल ये लिख डालो, एक ये लिख डालो, उसको लिखना चाहो लिखो, नहीं तो ना लिखो। लिख डालना भाई, प्लस आई इफेक्ट है ये। एल्काइल ग्रुप बेटा
सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अभी टेबल बना देंगे, उसको याद कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट का एसिडिटी में बड़ा यूज है और बेसिसिटी में, क्योंकि जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में इंडक्टिव, अगर जहाँ कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा हो, इंडक्टिव इफेक्ट भी, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है। प्रबल सिंह होश में आओ। लिख लीजिए, जल्दी लिखो तुम लोग तो। इट इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, लिखो, इट इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इट इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। प्रगति समझ में आया? हैं? हम धन्य हो गए हैं। तुमको अगर समझ में आया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुमको बच्चा समझ में आया? इसमें कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अभी हम एक टेबल बनाएंगे और उसको याद कर लेना। उसका यूज है टेबल का, यही प्लस आई माइनस आई की टेबल बनाएंगे तो उसका यूज है। आप टेबल, अब जैसा हम लोग बिना टेबल याद किए भी बना सकते हैं, लेकिन तुम अभी उतना रिंग मास्टर नहीं हो पाओगे, तुमको याद ही करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सुनील जा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो फिर माइनस आई शो करेगा। तो इट इज़ ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैन बी टेक प्लेस फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू द मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, less electronegative to the more electronegative atom joined with a covalent bond, joined with a covalent bond, joined with a covalent bond. Due to inductive effect, sigma bond become polar. Due to inductive effect, sigma bond become polar, as well as fractional opposite charges, fractional या partial opposite charges are created. Fractional opposite charges आर क्रिएटेड। अच्छा, तुम लोगों के टेस्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 तक रखा है, कायरल सेंटर और पार्ट 1, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो शाम वाला बैच है उसमें भी आ गए हैं उसी जगह, तो उतने तक कंबाइन पेपर बना देने, हमको बार बार अलग अलग पेपर बनाना पड़ेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 तक आएगा। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये सब नहीं पूछा है अभी, उसको अगले टेस्ट में पूछेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 तक याद रखिएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ कायरल सेंटर और सिमेट्री और नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी, एनेंशियोमेरिज्म, डायस्टेरियोमेरिज्म, मीजो आइसोमर क्या हैं, तो ये सब पूछा है। ठीक, और टाटोमेरिज्म, अब इन्हीं पार्ट पे भाई ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे। अब जो पार्ट पोर्शन ख़त्म हो जाएगा उस पर कम रखेंगे, रहेंगे उस पर भी पर कम सवाल रहेंगे। तो सब लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमसे अब कोई पूछने नहीं आएगा। गरिमा सिलेबस सुन लो बेटा, हमसे अब कोई पूछने नहीं आएगा। IUPAC नेम फिर से एक बार बता दें, हमसे कोई पूछने नहीं आएगा कि सड़क पे तुम हमसे पूछ रहे हो सर सिलेबस क्या है, और दूसरे दिन एग्ज़ाम है तो सुन लीजिए। नहीं तो हम उल्टा सीधा बताएंगे, हम फिर एल्केलाइट बता देंगे, थर्मोडायनेमिक्स बता देंगे। ठीक है ना? हाँ, तो हमसे सीधे बात करोगे तो हम सीधे बात करेंगे। ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा, IUPAC नेम, DB, ये सब तो पहले भी पूछा है टेस्ट में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शायद पहले पूछा है।
तो अब उसमें इंक्लूड कर लेना टाटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल का आधा हिस्सा, कायरल सेंटर वाला हिस्सा, जिसमें हमने कंडीशन बताई है, कायरल सेंटर की रिक्वायरमेंट बताई, फार्मूले वगैरह, बस। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, डीएल नॉमेनक्लेचर, ये सब नहीं पूछा है। थोड़े सवालों का लेबल भी उतना नहीं हमने रखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, पर ज्योमेट्रिकल और टाटोमेरिज्म में भरपूर सवाल रखेंगे, ठीक। ऑप्टिकल में लेबल थोड़ा नीचे रखा है, ठीक, तो पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब हमसे कोई दोबारा न पूछिएगा नीचे जाके, हाँ, नहीं, हम भरपूर स्वागत करेंगे। हाँ, लिखो, लिख लिया, ड्यू टू, हाँ, फ्रैक्शनल अपोजिट चार्जेस, हाँ, आर क्रिएटेड एट द एटम, और क्या लिखोगी? फ्रैक्शनल अपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड एट द एटम joined with covalent bond, joined with covalent bond. More polar the bond, more reactive the bond, ये भी बार बार लिखो, कितने बार लिखवा चुके हैं। More polar the bond, more reactive the bond। अगली लाइन से लिखो, inductive effect is operated, inductive effect is operated throughout the molecule, inductive effect is operated throughout the molecule, but throughout the molecule, पूरे molecule में फैल जाता है ये, but practically would be neglected after, practically, गुफान लिखो, नहीं खाल खींचेंगे, जल्दी लिखो भाई, practically would be neglected after 2 or 3 bond, बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मूल रीजन इंडक्टिव इफेक्ट का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब बच्चों अगली लाइन से लिखो, ग्रुप्स शोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, groups showing inductive effect are 2 types, groups showing inductive effect are 2 types, first are 2 types, लिख दो बस, छोड़ो उसको। फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। सेकंड प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब हेडिंग डालो माइनस आई इफेक्ट। The groups are atom which can withdraw the sigma electron. The groups are atom which can withdraw the sigma electron. The groups are atom which can withdraw the sigma electron more strongly as compared to the hydrogen. Withdraw the sigma electron more strongly as compared to the hydrogen. More strongly as compared to the hydrogen are called as electron withdrawing groups, are called as electron withdrawing groups.
और माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे होगा वो तो विड्राइंग होगा ही होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर रियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो तो विड्राइंग होगा ही। तो बहुत बड़ा सीरीज नहीं बना रहे हैं, लेकिन जितना तुमको इसमें याद करना है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड है, ठीक है ना। मेन ये सेंटर है, मेन ये विड्रॉइंग। तो जितना हमको ज़रूरत है उतना लिखेंगे, ठीक। बेटा हाइड्रोजन तक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है। हाइड्रोजन में भी भाई फ्लोरीन, देखो बच्चों इधर ज़रा इन ग्रुप को देखो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिनकी। OCH3, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। सुनील पटेल, इसको बता सकते हो क्यों? ये देखो नीट में पूछा गया था, ये 3 समझे। फिनाइल का भी जो है माइनस आई इफेक्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों में विड्रॉइंग इफेक्ट। फिर हाइड्रोजन, ये बच्चों नालायकों तुमको पता है जिस अगर सेंटर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल से देखी जाएगी। यहाँ मिथाइल लगा देने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक। मान लिया ये ईथर है या अल्कोहल है तो इसका बॉन्ड एंगल 105 से ज़्यादा हो जाता है। वाटर में 105 होता है मान लिया, तो इसमें 109 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, आप देखो 180 डिग्री किसका बॉन्ड एंगल भाई, एल्काइन का होता है। और एल्काइन में एस कैरेक्टर भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। एस कैरेक्टर ज़्यादा तो आप चाहे एस कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप तय करिए। तो इस बेटा बॉन्ड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एस कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को हुआ है। अब वो समझ वही वो एक ही पहाड़ा पड़े होते हैं कि CH3 तो रिलीजिंग है, तो हमें CH3 नहीं, हमें इस सेंटर से मतलब। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है CH3 के कारण, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक। फिर NH2 OH ज़्यादा होगा NH2 से, ये तो आप वैसे ही बता सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक। अब जैसे हम यहाँ NH3 लिखें, NR3 लिख दें तो बच्चों बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विड्रॉइंग, इनका सबका कहीं ना कहीं यूज है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, ये लिख लो बेटा। NO2 देखिए पावरफुल विड्रॉइंग, NO2 कम से कम NO2 तो याद ही रखो। हाइड्रोजन तक पावरफुल विड्रॉइंग, फिर मॉडरेटली विड्रॉइंग, फिर वीक विड्रॉइंग नेचर, और हाइड्रोजन पर 0 हो जाए। ये तुम्हारा कोर्स सब ख़त्म कर देंगे, बस 1 मार्च होली के बाद हम नहीं पढ़ाते कभी। तुम्हारे यहाँ बेटा 12 घंटे क्लास ले लेते हैं हर सप्ताह, लगभग 10-12 घंटे, 247 घंटे जोड़ लीजिए, धारावाहिक एंड हो जाएगा जहाँ 247-48, ठीक है ना। अब थोड़ा माइक वाइक लगाए रहते हैं, तुमको पीट नहीं पाते हैं, इसलिए
तो तुम लोग बहुत कम समझने की कोशिश करते हो, टाइम ज़्यादा लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 पॉइंट है, हम केवल 20 पॉइंट पढ़ाएंगे सुनील, बस। नोट कर लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है बस। कोई अब वैसे इसके अलावा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अब जैसे NH3+ दे दें हम और OH2+ दे दें, तो भाई फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी। तो डिफरेंट कोई आवे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तय करिए बस, लिखो। प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस हाई इफेक्ट, प्लस हाई इफेक्ट। पटेल 700 नंबर आने चाहिए, नहीं हम खाल खींचेंगे। सुनील 700। अब जो चैप्टर वाइज जो पेपर आ रहे हैं इनमें 700, ठीक है ना। तो ये है, इतना लार्ज बना लो कि उससे कम हो तो फिर फर्क ना पड़े। ये तगड़ी चढ़ाई करो तुम पहली ही बार में, क्या अगर थोड़ा बहुत फिसलो भी तो मंजिल के आस ही पास रहो, ठीक है ना। अब कछुआ खरगोश वाली कहानी अब लागू नहीं होगी, कछुआ कभी नहीं जीतेगा, ठीक है ना। जैसे नर्सरी में पढ़ते हो ना, खरगोश दौड़ रहा था फिर सो गया। अब खरगोश सोएंगे क्यों? वो जब सोएंगे जब वो मंजिल मिल जाएगी उनको, तब सो जाएंगे। तो इसलिए अब वो कहानी लागू नहीं है आज के पर्सपेक्टिव में। इतना कंपटीशन का सिनारियो बदल गया है, तो वो अप्लीकेबल ही नहीं। आप रेस्ट ले ही नहीं सकते हो। पहले बेटा हम लोग जब पढ़ते थे 90 में, तो 15-15 दिन की छुट्टी दशहरा में होती थी, क्योंकि शायद कोई बिहार, एक ही कोचिंग थी पूरे हिंदुस्तान में। हमको लगता है 90 में 2-4 कोचिंग हिंदुस्तान में रही होंगी बस। तो बड़ी दूर दूर का लड़का, मुरादाबाद, संभल, इधर पश्चिम से। अब तो पश्चिम के लड़के बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर पूर्वांचल या मिडिल यूपी के आते हैं। ये पहले बिहार के लड़के, उत्तरांचल के लड़के, तो 15 दिन की छुट्टी अब वो लड़के भिड़ जाते थे कि सर हम घर जा रहे हैं, पैसा भी लाना है, पैसा लाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, पिताजी को मनाएंगे, पहले उनकी सेवा करेंगे तो पैसा देंगे वो बढ़ाएं। तो भाई पैसे वैसे की समस्या लगभग हर पेरेंट में ही रहती थी। तो पहले 15 दिन की, फिर फार्म वार्म, अब तो ऑनलाइन फार्म है, बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले जो है सबकी 2-2 मुहरें रखी जाती थी, पर उसमें सर्टिफाई करवाओ। कभी कभी कंपलसरी कर देते थे, नहीं जहाँ से इंटर पास किया है वहाँ से करवाओ। अब दौड़े चले जा रहे हो, पहले तो तुम बिहार के रहने वाले हो, उसके 40 किलोमीटर दूर आगे इंटरमीडिएट, अब वहाँ कॉलेज जा रहे हो तुम, फिर प्रिंसिपल साहब नखड़े कर रहे हैं कि तुमको दौड़ा दिया, नहीं अगले मंडे को आओ तुम। तो ये सब बड़ा बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होता था, तो वो सब कराने में टाइम लगता था। और सब फार्म जो है एग्जैक्ट दिसंबर से शुरू हो जाते थे। अब तो सेशन ही इतना लेट, अभी तो रिजल्ट ही बताओ नहीं है। तो जब ये सब, फिर वो छुट्टी दी जाती थी दीपावली में। दशहरा में अगर सर ने 5 दिन छुट्टी दिया तो दीपावली में हम लोग 10 दिन करा लेते थे। तो उसका कारण होता था। फिर उसके बाद न्यू ईयर के समय विंटर वेकेशन, तो बहाना रहता था विंटर वेकेशन का। तो विंटर वेकेशन में भी हफ्ते भर छुट्टी। अब 1 महीना छुट्टी हो गई तो एग्ज़ाम अप्रैल से शुरू हो जाते थे। तो अब सब टीचर, फिर जब विंटर वेकेशन के बाद सबकी डबल क्लासेज चल रही हैं, सुबह 7:30 बजे कोचिंग हो तो शाम को 5 बजे छूट रही कोचिंग। तो ये तब जाके वो कोर्स कहीं होली तक हो पाता था। फिर भी कई टीचरों का रह जाता था, फिर वो अब होली के बाद एक्स्ट्रा पीरियड लग रहे हैं। अब तो बड़ा सिस्टमेटिक सब हो गया है, नपा तुला कोर्स आना है। अब देखो कोर्स पहले से वेल डिफाइंड है, कहाँ कहाँ से आना है। तो ये सारी चीज़ें सब बदल गई हैं। पहले क्वेश्चन ही नहीं मिलते थे, किताबें होती नहीं थी। अब तो देखिए 5550 गाइडें हैं, मॉडल पेपर हैं। ये है, पहले मॉडल पेपर नहीं आते थे IIT के,
तब लोग ढूंढते रहते थे कि IIT का कहीं कोई, अब मॉडल पेपर दिया भी तो अनसॉल्व्ड। अब अनसॉल्व्ड किस काम का भाई? अनसॉल्व्ड में पता लगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही नहीं हल हो रहे हैं। और टीचर पहले प्रोफेशनल टीचर थोड़े होते थे, इंटरमीडिएट, कहीं पता लगा लेक्चरर हैं, कोई डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, एक पान इधर भरे हुए, एक पान इधर भरे हुए। अब तुम सवाल पूछने गए तो बोल ही नहीं पा रहे हैं क्या, और वो तुम्हारे लिए क्यों पढ़ेंगे? अभी तो हम लोग रात दिन पढ़ाई करते हैं, टीचर भी पढ़ते हैं, तो वो टीचर क्यों पढ़ेंगे? तो सरकारी गवर्नमेंट मतलब कॉलोनी तालुकेदार में टीचर हैं, तो वो तुम सवाल बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंच पाए तो पूरा पान उड़ेल देते थे तुम्हारे ऊपर पहले तो, और फिर वो बता भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनको कहाँ फुर्सत है, तुम क्यों पढ़ेंगे? अब बेटा देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में बड़ी बड़ी किताबें, क्वेश्चन बैंक काफ़ी है, मतलब बच्चों के लिए आसान है, क्वेश्चन बैंक काफ़ी है। नहीं, पहले मेडिकल में राजहंस की एक मोटी सी किताब आती थी, राजहंस पब्लिकेशन, लड़के उसी को पेंसिल लिए एक कागज़ पे ऑब्जेक्टिव हल करते रहते थे। 1200 नंबर का पेपर आता था, 300 फिजिक्स, 300 केमिस्ट्री, 300 बॉटनी अलग होता था, 300 जूलॉजी, ये था। अब 1200 में 900 नंबर जिनके होते थे, 900 जब मेरिट जाती थी तो बहुत आसान माना जाता था कि नहीं, तो 900 मेरिट जाती थी। लड़के वही ऑब्जेक्टिव हल करते रहते थे, बस क्वेश्चन बैंक ही नहीं रहते थे। ये तो 97 या 98 के बाद ये RC मुखर्जी की किताब, बीच में रतन गाइड फिजिक्स में बड़ा पॉपुलर हो गई थी। टीचर और कुछ नहीं लगाते थे, रतन गाइड के सवाल ही हल करवाते थे, लड़के उसी में प्रसन्न रहते थे, रतन गाइड हल करवा दे हमको। अब देखिए अब कम कोर्स ही कितना अलग हो गया, NCERT का कोर्स दुगना हो गया है 90 से अब तक। ये बेटा RS कन्फिग्रेशन वगैरह नहीं होता था, स्टीरो केमिस्ट्री पार्ट 1 तक होती थी बस। अब देखिए बायोमॉलिक्यूल बढ़ा दिया, फिर पॉल्यूशन और ये सब चैप्टर बढ़ा दिए। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ तक पढ़ाया जाता था, अब सेकंड थर्ड लॉ भी है NCERT में। देखिए आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल नहीं होती थी पहले, ये सब बाद में बढ़ा। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, खैर वो अभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन सिलेबस में तो है। इस तरह सिलेबस सब बढ़ा दिया। लिख लीजिए, द ग्रुप्स आर एटम आर आयंस, द ग्रुप्स आर एटम आर आयंस विच कैन डोनेट or release a sigma electron. The groups are atom or ions which can donate. Groups are atom or ions which can donate sigma electron more strongly as compared to the hydrogen. Sigma electron more strongly as compared to the hydrogen. As compared to the hydrogen are called as electron donating groups, are called as electron donating groups. Electron donating groups or plus I effect group. ये देखो COOH नहीं है, यहाँ O- है, ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे, तो रिलीजिंग ग्रुप O-। बच्चों इसमें एल्काइल ग्रुप मेन है, देखिए ये टर्सरी है, बना लोगे ना टर्सरी, ऐसे है ये देखिए, है ना, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और बच्चों प्राइमरी में भी जो बड़ा प्राइमरी ग्रुप होगा, कल हम देखो इसको थोड़ा बहुत बता भी रहे थे, प्रोपाइल जो है इथाइल से ज़्यादा रिलीजिंग माना जाता है, प्राइमरी दोनों है। फिर बच्चों जरा इसको ध्यान दीजिए, ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग देन हाइड्रोजन। तो ये लेवल छोटा है लेकिन यूजफुल है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट घटता जाता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल, इतना तो याद ही रखना। एक आध जगह ड्यूटेरियम का भी यूज होना है जितना हमने लिखा है उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम। तुम्हारे यहाँ देखो अभी 2019 से 20 में प्लस आई इफेक्ट जो OR NH2 और OH का ऑर्डर पूछा गया था, और नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिमाग में याद रखना, कहीं भूलो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन हम एसिडिटी में कराएंगे, तो पहले रेजोनेंस पढ़ा दें बस। गुफरान समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट? इसमें टेबल है, NCERT किताब है कि नहीं? तो 3rd चैप्टर है, फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर है। एक ही तो चैप्टर है, उसमें IUPAC से लेके सब कुछ उसी में दिया गया। यही तो उसी चैप्टर में आप पढ़िएगा ज़रा। लिखिए रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट बताया कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे बेस्ड है, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, दोनों नाम है भाई, ये कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पे बेस्ड है। इसका मतलब हर जगह नहीं ऑपरेट होगा। जहाँ कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ऑपरेटिव होगा वहाँ इस तरह का डिस्प्लेसमेंट पाया जाएगा। तो हेडिंग डालिए, पहले लिख लीजिए एक लाइन, फिर हम रेजोनेंस कंसेप्ट बताते हैं। दिस इफेक्ट इज बेस्ड अपॉन concept of resonance. This effect is based upon concept of resonance. तो बेटा हम पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट समझाएं पहले, ठीक, फिर बताएंगे। बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, तो हेडिंग डालिए रेजोनेंस, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट हर जगह नहीं, पंडित जी की हर जगह ऑपरेटिव नहीं है। जहाँ रेजोनेंस का कंसेप्ट लगेगा वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट। ये नहीं कि रेजोनेंस इफेक्ट अचार टोमेटो केचप की तरह यूज करो, ठीक है ना। कि जहाँ हम अक्सर बच्चों से पूछा करते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट 20 से ज़्यादा क्यों है, सर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये नहीं है अब, ठीक है ना। जहाँ जिस इफेक्ट की लगेगा वही तो बताओगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रा आप समझिए ज़रा ढंग से रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस कंसेप्ट पे ही सवाल आ जाते हैं कभी कभी, डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं। गुफरान इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी आप देखिएगा सिमिलरिटी रहेगी दोनों में, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो हम तुमको बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं बच्चों। बहुत सारी ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टी इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड हैं। जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की, कोई भी सिंगल बॉन्ड हो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है, ठीक। जैसे इथेन में सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, एक आध डेटा लिख दे जो हमको याद है, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। एथिलीन में बॉन्ड लेंथ 1.32 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। देखिए
करीब 20 आर्मस्ट्रांग करीब कम है, पॉइंट है ना, 0.20, 20 पिकोमीटर करीब। और एल्काइन में और कम हो जाती है, 1.20 आर्मस्ट्रांग। ठीक, तो आपको याद ही है। इसी तरह आप देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा बहुत इसका भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं, लेकिन मान लिया हम एसिटिक एसिड ले लें, कितने टाइप के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 टाइप के दिख रहे हैं। एक तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और दूसरा डबल बॉन्ड। तो बेटा दोनों सेम एटम के बीच में है, सिंगल बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, डबल बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच। किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए? सिंगल बॉन्ड की। तो इसकी बेटा प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ जो है 1.20 आर्मस्ट्रांग पाई गई, और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.16 या 17 अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड लेंथ पाई गई। तो पाई गई तो हमको दिख भी तो रहा है। तो कहने का मतलब एसिटिक एसिड का ये स्ट्रक्चर भाई बॉन्ड लेंथ को तो एक्सप्लेन कर रहा है। बॉन्ड लेंथ अलग अलग है तो बॉन्ड भी तो अलग अलग हैं। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा पाई गई तो होना ही चाहिए ज़्यादा। अब आप देखो एस्टेट आयन, यहाँ बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, पर ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर बॉन्ड लेंथ पाई गई, और दोनों की मोर सरप्राइजिंगली दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर पाई गई। ये तो अच्छी बात है नहीं। तो ये तो एसीटेट आयन का ये स्ट्रक्चर तो प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, समझे? व्हाई बोथ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैविंग द सेम बॉन्ड लेंथ। ऐसे और भी प्रॉपर्टी थी। एक और एग्जांपल लिखते हैं भाई, बेंजीन, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 आर्मस्ट्रांग। तो ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ 1.54 आना चाहिए या उसके नियर अबाउट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ना ही सिंगल बॉन्ड के बराबर और ना ही डबल बॉन्ड के बराबर, सारे इक्वल पाए गए। ठीक है ना? 1.39 आर्मस्ट्रांग, 1.39 आर्मस्ट्रांग। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता? अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओजोन, ये है भाई स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन तो लिख ही सकते हो, ये चाहो तो फॉर्मल चार्जर लगा दो या ऐसे ही लिखो। तो O2 में O डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.21 आर्मस्ट्रांग होती है। H2O2 में O सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.47 आर्मस्ट्रांग होती है, और O2 में अप्रॉक्सीमेटली 1.21 आर्मस्ट्रांग होती है। यहाँ तो दोनों बॉन्ड हैं। ठीक, तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन लिख दो अगर तुमको अनकन्विंसिंग लगे। ठीक, तो यहाँ तो दोनों बॉन्ड हैं, पर दोनों की बॉन्ड लेंथ 1.29 आर्मस्ट्रांग पाई गई। और भी प्रॉपर्टी है, जैसे बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, बट दे डू नॉट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। निर्भय नींद आ रही क्या? अनसैचुरेशन टेस्ट, तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देते। तो ये भी प्रॉपर्टी तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो नहीं है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो नहीं है। तो बच्चों हम ऑल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो एक्सप्लेन कर रहा है, पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जैसे एसीटेट आयन, बेंजीन, ओजोन एंड मेनी अदर whose single structure is unable to explain all the properties satisfactory। समझे? स्टैंड से किसी ने साइकिल चोरी कर ली, अब देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती नहीं करती। 12-14 लोगों के बयान लिए गए,
किसी ने कहा घुंघराले बाल थे, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब किसी ने दूसरी प्रॉपर्टी, किसी ने कहा 10 बजे घटना थी। तो ऐसे होते करते 10 लोगों के, 12 लोगों के, 5 लोग अलग अलग स्टेटमेंट आए, फिर उनके कॉमन मिलाए जाते हैं और फिर स्केच जारी किया जाता है, दिस इज़ द एक्चुअल कल्प्रिट, फिर उसको पुलिस पकड़ लेती। तो वही बात यहाँ पे है। रेजोनेंस बेटा हर जगह यूज होता है। रेजोनेंस फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी है, फॉरेंसिक साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, समझे। बहुत पहले लंदन मेट्रो में बम एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ की जो खुफिया एजेंसीज थी वो बताते हैं कि 30,000 लोगों के स्टेटमेंट लिए थे उन्होंने, और पूरा 18 घंटे के भीतर उनके स्केच जारी हो गए जिन्होंने एक्सप्लोजन किया था। तो अब सारे रेलवे स्टेशन, सारे एयरपोर्ट, सारे बस अड्डे, सारे जगह जगह क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, सब जगह उनके फ़ोटो लग गए। कहाँ जाओगे? तो एग्जैक्ट पकड़ लिए गए। अब यहाँ तो पुलिस तुम नहीं भी किए हो, तुमको पकड़ के ले जाए, सुबह कह दोगे नहीं हमने किया है, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन सही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही तो पढ़ाया जाता है, रेजोनेंस। भाई पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है? रेजोनेंस। उनको पॉलीग्राफिक टेस्ट को 100% सही थोड़ा माना जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट थोड़ा पूछा जाता है। वो तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए, फिर आपने कुछ जवाब दिया, उनकी MRI टाइप की जो इमेजेस होती वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, और अगर उनके ऑब्जर्वेशन में सही बैठ रहा है तो बता देते हैं कि भाई ये कुछ मिस कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या इनके स्टेटमेंट पॉलीग्राफिक टेस्ट में फेल हो रहे हैं। तो वही चीज़ है। ऐसे जो भी स्ट्रक्चर जिनका सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल वैलेंसी स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक बार हमारी लाइब्रेरी से एक बच्चे ने किताब ले लिया, अब हमने देखा नहीं, तो हमने 3-4 लड़कों को गेस किया कि ये लोग आए थे हमारे ऑफिस में। तो हमने सबसे पूछा कि भाई हमारी किताब वापस करिए। तो हमने ऐसे पूछा, हमने कहा सुनील हमारी किताब वापस करिए। तो कहा नहीं सर, हर्षवर्धन के पास थी वो किताब 2 दिन पहले। तो हमने हर्षवर्धन से पूछा, उन्होंने कहा नहीं गुफरान के पास थी। तो ऐसे 3-4 लोगों के स्टेटमेंट लिए, फिर जिसके पास थी हमने कहा किताब बेटा जो दिया था, हमने दिया नहीं था, नहीं हमने कहा जो किताब हमने दिया था वो परसों लेते आइएगा। कहा सर हाँ ठीक, मंडे को लेते आएंगे। तो ऐसे हमने आप रेजोनेंस के बिहाफ पे, नहीं तो किसी ने नहीं देखा। तो वही चीज़ है कि ऐसे स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल जिनका सिंगल स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वहाँ हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। देखिए अगर हम ये दोनों स्ट्रक्चर लिख दें बच्चों मेरे, ये दोनों लिख दें, देखिए भाई बेंजीन को दोनों से लिखें, तो तुम कन्विंस कर ले जाओगे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ कैसा बॉन्ड है। तो ना इसका मतलब ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर है, ना पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड करेक्टर। तो क्यों बॉन्ड लेंथ जो है एग्जैक्ट मैच करेगी, समझे। तो राइटिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, लेकिन अब सबका क्यों लिखेंगे। अब तुमको बदमाशी करते हुए हमने देख लिया, तो फिर हम क्यों पूछेंगे किसी से, हम तो सीधा गर्दन पकड़ेंगे। तो अगर सिंगल स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है तो नो नीड ऑफ रेजोनेंस। वही जो मैं पहले हमने पॉइंट किया कि भाई जहाँ रेजोनेंस की ज़रूरत होगी वहाँ तो लगाओगे ना। अब यहाँ हमें रेजोनेंस की क्या ज़रूरत है, या जो स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नो नीड। तो रेजोनेंस इज ए फिनोमेनन इन विच वन मॉलिक्यूल कैन बी रिटन इनटू मोर देन वन various electronic or valency structure providing nuclei of all atom remain fixed। आप केवल इलेक्ट्रॉन को बदल करके स्ट्रक्चर जितने बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों, और ऐसे स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं।
या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझे? तो अब क्वेश्चन उठता है कि मान लिया किसी में 5 इधर देखो बेटा, इधर देखो, इस समय इधर देखो, अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो पाँचों को लिखना तो फिर हमारे लिए बड़ा पेनफुल होगा। तो ये सजेस्ट किया गया कि भाई फिर ठीक है, आप इमेजिनरी बनाइए, ठीक, जो दोनों को अकेले एक्सप्लेन कर दे। तो इसलिए बच्चों आज पहली बार देख लीजिए, इसलिए गोला बनाया जाता है। ये गोले थोड़े होते हैं, ये हाइब्रिड है, इमेजिनरी है। रियल हो या इमेजिनरी हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जो दोनों को अकेले एक्सप्लेन कर लेता हो, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। जैसे आप स्टेट आयन की पूरी प्रॉपर्टी नहीं लिख पा रहे, आप ऐसे बनाओ ना, इसमें क्या समस्या है, दोनों आइडेंटिकली तो हैं। तो इनको बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और अब तुम कह सकते हो नहीं बराबर क्यों है, और बेहतर है हाइब्रिड बना दीजिए। देख लीजिए भाई, माइनस चार्ज लग नहीं रहा कि जो यहाँ था वो यहाँ मूव हो रहा है, तो ये अब देखिए दोनों बना दीजिए, आप ऐसे बना दीजिए। या भाई आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना दीजिए। ये देखिए, कहने का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक है ना? राइट, मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक और वैलेंसी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, प्रोवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम रिमेन फिक्स्ड। आइटम को बिना बदले हुए इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन, उसके कुछ नियम बताएंगे हम, इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन को बदल करके जितने वैलेंसी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ऑल दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ रूल लागू होंगे जो हम तुमको कल पढ़ाएंगे। तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो, तीनों के हाइब्रिड नोट कर लो, डिफिनीशन लिखवा दें। तो कल का दिन भारी होगा, कल हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, ठीक, हाँ। और ये बेंत उठाएंगे हम, अब उसका एक पायदान ऊपर लाएंगे, ठीक है ना? तो बेंत का इस्तेमाल कल होगा। भाई जितना जल्दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि हाँ, रेजोनेंस के रीजन काफ़ी जगहों पे मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और तीनों एग्जाम्पल लिख डालो। और आप कहाँ लगाओगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका सिंगल स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन न कर पाए। बॉन्ड लेंथ है, स्टेबिलिटी है, ये सब पॉइंट एक्सप्लेन रेजोनेंस के बाद होंगे। जल्दी ले लो बेटा, लेक्चर ख़त्म हो गया है। तो ज़बरदस्ती क्यों कूद पड़ते हो तुम लोग? क्यों कूद पड़ते हो? भारी बीमारी है तुम लोग, किसी दिन हम इतना मारेंगे ना, गधों। तुमको जो काम कहा कि लिख डालो वो तो नहीं कर रहे हो। तुम दोनों लोग कई बार समझाते कि तो बेटा पढ़ने में मन लगाओ। अननेसेसरी जो पार्ट तुम्हारा नहीं है, अब तुम झाड़ू भी लगाओगे जो तुम्हारा काम नहीं है। तुमको जो चाहिए कि पढ़ाई करो, इसको समझो। इसमें हम तो समझ रहे थे कोई चीज़ पूछने वाले हो तो बेटा बंद हो गया हो तो फिर कल ही बोले। नालायक के कारण जो डेफिनीशन एक और बताएं, तो ज़बरदस्ती कूदे जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जिस पार्ट से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हद हो गई भाई, अजीब बीमारी है ये।
और जहाँ कोई बात फिर उसमें एरोगेंट हो जाते हो कि सर आपकी ये मजाल, आप हमको समझाने चले हैं। ऐसे ही एक दो बच्चे फिर हमारे निशाने पे आते हैं पूरे साल भर में। फिर कि बेटा ऑपरेट है ये, तो बोले नहीं। हाँ लिखिए। तुम्हारा अब ये वो लिख नहीं पाए हो अभी कि सबको तुम पहले एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, नीचे रेजोनेंस हाइब्रिड लिख दीजिए। और बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल हेडेड एरो लगाया जाता है, डबल हेडेड एरो। इसका और कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रक्चर मिल के उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यही सब बनवाना है तुमसे। लिखो। रेजोनेंस इज ए phenomenon, resonance is a phenomenon in which one molecule can be written. Resonance is a phenomenon in which one molecule can be written into various electronic or valency structure, into various electronic or valency structure, providing electronic or valency structure, providing nuclei of all atom, providing nuclei of all atom remain fixed। लेकिन एक लाइन हमने लिखवाई नहीं कि जहाँ सिंगल स्ट्रक्चर अनेबल होगा एक्सप्लेन करने में। चाहे तो आप अपना लिख देना ऊपर, है ना। प्रोवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम रिमेन फिक्स्ड। अगली लाइन से लिखो, द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर which are written for single molecule या आयन, द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर which are written for single molecule or ions are named as canonical structure, are named as canonical structure or resonating structure, are named as canonical structure or resonating structure। इनके सबके हाइब्रिड नीचे बना देना ये, ठीक। एक लाइन और लिख लीजिए बस। द सिंगल स्ट्रक्चर, अगला लाइन से लिखो, द सिंगल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में रियल और इमेजिनरी, द सिंगल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में रियल और इमेजिनरी which can explain all the resonating structure, which can explain all the resonating structure, which can explain all the resonating structure is called as resonance hybrid, is called as resonance hybrid। ठीक। अब बेटा पूरा लिख लेना और ये एक लाइन ऊपर लिख देना, ठीक, कि देयर आर मेनी मॉलिक्यूल हु सिंगल, या कल लिखवा देंगे हम, ठीक। ओके।